Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम जनरल अवेयरनेस Panacea कोर्स की क्लास नंबर 3 करने लग रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको क्लास नंबर 1 और 2 कराई है जिसमें कि 2022 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए, जैसे कि अभी एएसओ के एग्जाम में पूछे गए। अगेन वो टीसीएस ने लिया था तो उसके क्वेश्चंस हमने कराए थे एंड अभी भी हम 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वही करने लग रहे हैं, जीके जीएस के, ठीक है, जिनका एक्सप्लेनेशन तो आपको पता ही है मेरा तरीका क्या होता है। एंड ये कुछ एग्जामिनेशंस हैं जिनके हम क्वेश्चंस करने लग रहे हैं। इसके एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो कोई एग्जाम के मिलते हैं वो भी करेंगे। खैर, ये सारे क्वेश्चंस तो कवर्ड है। एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ आज की क्लास पे। तो भाई ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। और क्या आपको पता है कि ये वाली वीडियो सेकंड टाइम रिकॉर्ड की जा रही है? बिकॉज पहली टाइम मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसमें पता नहीं यार क्या इश्यू आ गया, फाइल नॉट सपोर्टेड आ रहा था बार बार यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले, और वही चीज़ अब मुझे फिर से करानी पड़ जाएंगी इस वीडियो में जो कुछ करा चुका हूँ। तो भाई ये बड़ा ही यार मुझे मतलब सेम चीज़, मैं सेम कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं कराता हूँ कभी यूट्यूब पे, अब ये फिर से कराना पड़ जाएगा। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश राज? तो पहला ब्रिटिश राज के अंदर न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा था? तो ये था द बंगाल गैजेट। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, न्यूज़पेपर के ऊपर क्वेश्चंस आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, और आपको पता है मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर एक पूरी सीरीज़ कराई थी 3 आवर्स के लमसम, और वो मैंने 2019 में कराई थी। वो यूट्यूब पे नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे मैंने कराई थी पहले, ठीक है। तो खैर यहाँ पे बंगाल गैजेट जो है आपका, एक्चुअली में इसका नाम क्या हुआ जब बंगाल गैजेट यहाँ पे लॉन्च किया गया? ये हुआ था 29 जनवरी 1780 में। क्वेश्चन आ चुका है कब आपका बंगाल गैजेट या पहला न्यूज़पेपर इंडिया में आया था, तो याद रखना 1780 में आया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये बंगाल गैजेट आपका आया न्यूज़पेपर, और बेसिकली न्यूज़पेपर कैसा था, वीकली था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, वीकली यानी कि साप्ताहिक था, हर 7 दिन में एक बार आया करता था। और इसका एक और नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था। उसमें ऑप्शन में आपको द बंगाल गैजेट नहीं देते हैं, उसमें ऑप्शन में आपको क्या देंगे, कलकत्ता जनरल एडवर्टीजर, ठीक है ना, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके दो नाम थे इस न्यूज़पेपर के, द बंगाल गैजेट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि ये न्यूज़पेपर में सारी की सारी असलियत खोल रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इसको टैकल करने के लिए एक इंडियन गैजेट नाम की मैगजीन या फिर एक न्यूज़पेपर निकालने की कोशिश करी। तो बेसिकली अब क्या हुआ ना, ये बंगाल गैजेट के नाम पे कई सारे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेम नाम किया, सेम टाइप के न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए। तो पता नहीं चल पा रहा था इसमें हिकी वाला कौन सा था। तो इसी न्यूज़पेपर का नाम आगे चल के हिकी ने, जो कि इसके फाउंडर थे, क्या रख दिया, हिकीज बंगाल गैजेट, ठीक है, या फिर ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टीजर, ठीक है। तो इसका नाम ही एक्चुअली ये रखा गया, या तो ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टीजर या फिर हिकीज बंगाल गैजेट। तो ये सेम चीज़ें इस तरीके से चली। अच्छा, इसके फाउंडर का पूरा नाम क्या था, हिकी ऑगस्टस जेम्स, ठीक है, हिकी ऑगस्टस जेम्स, और ये एक ब्रिटिश पर्सन था, तो ये तो आपको पता ही होगा। एंड अब क्या बात हुई कि ये आपका न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज में आया करता था, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आया करता था। कहाँ से छपता था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बंगाल से ही छपा करता था, कलकत्ता से, और ठीक है, कलकत्ता में आपका ये बिका करता था, मेजरली वहीं से प्रोड्यूस होता था। एंड अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आपका वैसे पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक यूपी के पीसीएस में ही पूछा गया था कि आपका जब बंगाल गैजेट यानी कि पहले न्यूज़पेपर के टाइम पे इंडिया में गवर्नर कौन था, तो ये आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब ये कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ पे ईयर पता होना चाहिए कि 1780-82 के टाइम पे कौन था जनरल, गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ऑगस्टस जेम्स थे, हिकी थे, ये बेसिकली इनकी पॉलिसीज़ का काफ़ी विरोध किया करते थे, इसके बारे में मतलब ब्रिटिशर्स के विरोध में चीज़ें लिखा करते थे। तो अभी 1782 में यहाँ पे इनका न्यूज़पेपर बंद किया जाता है। जब न्यूज़पेपर्स की बात आती है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका एक एक्ट निकाला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं अभी तक, ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। अब बेसिकली हुआ क्या, जब देखा गया कि यहाँ पे हिक्की का न्यूज़पेपर आया, तो इसके बाद अपना जो बंगाली लैंग्वेज थी या फिर पंजाबी लैंग्वेज थी, इन लैंग्वेजेस में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स निकलने लगे थे, जिसमें कि ये जो इंडियन लोग थे वो अपनी आम आवाज़ उठा रहे थे, लोगों तक उनकी आवाज़ें पहुँच रही थी। तो न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा पार्ट था। आपको मैंने कभी बताया या नहीं बताया,
मीडिया जो है वो आपका डेमोक्रेसी का फिफ्थ या फोर्थ आपका ये पिलर होता है, बोल सकते हो। तो मीडिया का फॉर्म उस टाइम पे न्यूज़पेपर ही था, तो न्यूज़पेपर के थ्रू इनको ये बहुत बड़ा खतरा लगा। तो इन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाल दिया। कौन से ईयर में? 1878 में। ठीक है, तो बेसिकली अब ये 1878 में इस एक्ट के अंदर था क्या, कि जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेज यानी कि यहाँ की आपकी हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, तो इतने जो भी ये न्यूज़पेपर आ रहे हैं इन लैंग्वेजेस के, उनको यहाँ पे या तो पहले चेक किया जाएगा या फिर इन सारे न्यूज़पेपर को उठा के, एक्चुअली में तो इन लोगों ने बंद ही कर दिया था कि जो भी सेडिशियस मटेरियल यहाँ पे पब्लिश करेंगे उनको उठा के बंद कर दो, उनको उठा के जेल में डाल दो। ठीक है, ये चीज़ थी। और ये लेके कौन आया था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन लेके आया था? तो ये लेके आया था लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन। और ये वाइसराय था इंडिया का। खैर ठीक है, ये क्या था, वाइसराय था इंडिया का। कौन से ईयर से लेके? 1876 से लेके 1880 तक। ठीक है, तो याद रखना, ये लॉर्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिटन था। तो खैर 1876 हो गया। एंड अभी क्या हुआ कि इसने एक और एक्ट निकाला था, आर्म्स एक्ट। ठीक है, 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और एक आर्म्स एक्ट आया। इस आर्म्स एक्ट में क्या बोला गया कि इंडियंस को अपने पास में वेपन्स रखने की परमिशन नहीं है, यानी कि इंडियंस अपने साथ में कोई भी आपका आर्म्स लाइक गन या रिवॉल्वर कुछ नहीं रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं, करा दिए एक साथ, इनको अब एटलीस्ट याद तो रखना ही है। अब यार यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक 4-5 न्यूज़पेपर की लिस्ट है और उनके फाउंडर और उनका ईयर, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, तो मैं यहीं पे लिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला आपका संवाद कौमुदी, ये तो आपको पता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, संवाद कौमुदी ये क्वेश्चन पहला तो ये पूछा जाता है कि किसने इसको कौन इसके फाउंडर थे? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 1821 में। क्लियर है। फिर दूसरा यहाँ पे जो आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर या जनरल आता है, उसमें आता है आपका हिंदू पैट्रियट। ठीक है ना, द हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट। ये गिरीश चंद्र घोष ने जो है यहाँ पे इसके फाउंडर थे। कौन थे? गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष। अब इसका जो है फाउंडेशन ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, और मत रखो, चलेगा। 1853 में वैसे ये फाउंड किया गया था, स्टिल पूछा नहीं जाता। ये पूछा गया संवाद कौमुदी के बारे में सबसे ज़्यादा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यार, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है कि एग्जाम में, कि ये राजा राम मोहन रॉय ने ही पर्शियन लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में, जो पारसी लैंग्वेज होती है ना, पर्शियन लैंग्वेज में एक जर्नल स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? तो ये था आपका मिरात उल अखबार। ठीक है ना, क्या था? मिरात उल अखबार था इसका नाम। तो ये भी आप एक बार याद रखिएगा अच्छे से। हाँ, तो ये पहला आपका हो गया पर्शियन। ठीक है, फर्स्ट लिख लो यहाँ पे। देन आपका आता है फोर्थ नंबर पे, क्या यार जगह ही नहीं है क्या? देखो, फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा केसरी। ठीक है, ये मैं पंजाब केसरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये केसरी है। और ये आपका मराठी लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर था। ठीक है, मराठी लैंग्वेज का। इसके फाउंडर थे अगेन बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक जो है इसके फाउंडर रहे हैं। अब एक और यहाँ पे अब एक, अरे यार देखो, मैंने एक तो बोला ना कि मुझे ज़्यादा बोला नहीं जाता, और अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद दूसरा लेक्चर, मेरे लिए यार ये बड़ा टास्क है। और अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ वगैरह भी आ सकती है, बिकॉज कुछ काम चल रहा है। तो घर पे आई मीन जो होता है ना मरम्मत का कार्य, वही चल रहा है, तो उसको भी आपको अब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो खैर अभी एक न्यूज़पेपर और है आपका नेशनल हेराल्ड। ठीक है ना, नेशनल हेराल्ड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उसके फाउंडर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये 1938 में न्यू दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया। तो ये इसलिए एक आध बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ही सही। और बहिष्कृत भारत, यहाँ पे ये ईयर नहीं पूछा गया इसका, लेकिन ये पूछा गया था एक बार कि बहिष्कृत भारत किसने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और ये क्वेश्चंस ना एनटीपीसी में बहुत पूछे जाते हैं। जो आपका रेलवे वाला एग्जाम है ना, ये मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, अब एसएससी आगे हो सकता है पूछ ले, बिकॉज ये एएसओ के एग्जाम में आने लग गए ऐसे क्वेश्चंस, तो मे भी पूछ ले। बहिष्कृत भारत आपका बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे इसको लिखा हुआ था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। और दो वीकली न्यूज़पेपर थे जिनका नाम था, एक तो आपका क्या था, नवजीवन, है ना, एक था नवजीवन, और दूसरे वाले का नाम क्या हुआ करता था, हरिजन। नवजीवन और हरिजन, ये दोनों न्यूज़पेपर आपके महात्मा गांधी जी ने निकाले थे। तो ये आप याद रखिएगा, नवजीवन एंड ये क्या लिखा मैंने, हरिजन। और इनको बेसिकली ईयर्स याद रखने हो तो रख लेना, ये 1929 में, ये 1931 में निकाला गया था। वैसे सीरीज बना के भी याद रखा जा सकता है। 27 में आपका यहाँ पे, ये 1927 में आया था बहिष्कृत भारत, तो फिर आपका 1929 में नव भारत, और फिर 1939 में ये हरिजन।
तो अब जो है फटाफट से अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, न्यूज़पेपर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है, द गंगा रिवर बेसिन विच इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंक्लूड्स तो देखो यार क्या पूछ रहा है कि आपका रिवर गंगा बेसिन है जो इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, उसमें कितना परसेंट है पूरे देश के एरिया का। तो ये आपको पता होना चाहिए, गंगा रिवर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 जो है पूरे देश के एरिया का उसमें रिवर बेसिन बनाती है, दैट इज 25%। ओके, तो ये चीज़ तो याद रखनी है। अब यार गंगा के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, तो आई थिंक आपको पता होगा ही कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो ये आपका गौमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख आपका ये पड़ता है, वहाँ से निकलती है। और जब ये निकलती है तब इसका नाम क्या होता है? भागीरथी, ठीक है। भागीरथी की फॉर्म में ये रिवर निकलते हुए आगे बढ़ती है और उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पास से ही निकलती है। नाउ जब ये भागीरथी के फॉर्म में निकल के देवप्रयाग पे आती है, ठीक है ना, यहाँ पे ये निकल के आती है देवप्रयाग। कौन सी जगह है? देवप्रयाग। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, आई होप आपके बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा। देवप्रयाग में क्या होता है, यहाँ पे भागीरथी से अलकनंदा रिवर मिलती है, ठीक है ना। अलकनंदा, जब ये अलकनंदा प्लस भागीरथी रिवर मिल जाती है तब आपका यहाँ पे रिवर गंगेश निकल के आती है या फिर रिवर गंगा निकल के आती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब आपके 4 प्रयाग यानी कि जहाँ पे 2-2 रिवर मिलती हैं और उनके आपको नाम पता होने चाहिए और कहाँ पे कौन सी रिवर मिलती है, तो उसको ना नोट डाउन करो ये, अगर जिनको नहीं पता है तो। सबसे पहले आपका पड़ता है देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग मैंने बता ही दिया, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है यहाँ पे। देन पड़ता है रुद्रप्रयाग, अब प्रयाग आगे ऐड कर लेना। फिर आपका इसके आगे पड़ता है कर्णप्रयाग, फिर होता है विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। ये 4 जो है प्रयाग हैं आपके। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी मिलती हैं? मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है ना। मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर मिलती है। देन कर्ण पे आती है आपकी पिंडार और अलकनंदा, ठीक है। पिंडार प्लस अलकनंदा। ये अलकनंदा देखो तीनों ही यहाँ पे, तीनों क्या बेसिकली ये जो चारों प्रयाग हैं इनमें अलकनंदा रिवर इज कॉमन, तो ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहले वाले में भागीरथी है, फिर मंदाकिनी है, फिर पिंडार है, फिर होती है धौली गंगा, ठीक है। कौन सी होती है फिर? धौली गंगा। तो ये याद रखना है, कितने प्रयाग हैं? 4, देव रुद्र कर्ण विष्णु, और चारों में अलकनंदा तो सेम ही है, बाकी आपका यहाँ पे भागीरथी, मंदाकिनी, पिंदार, धौलीगंगा। एक और आपका वैसे बनता है उसमें नंदाकिनी रिवर, जैसे मंदाकिनी है वो, इसमें नंदाकिनी रिवर आती है जो कि आपका अलकनंदा के साथ जुड़ जाती है और इसको हम बोल देते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। बट मोस्ट मेजरली जो है ये 4 माने जाते हैं, बट ये 5वां भी एक होता है, तो ये इसमें डाउट आएगा नहीं क्योंकि नंदाकिनी नाम से ही नंद प्रयाग है और बाकी अलकनंदा तो सब में ही सेम है। तो अलकनंदा की अगर आपको ट्रिब्यूटरी कभी पूछ ले तो क्या बोलोगे? इसमें मंदाकिनी, पिंडार, धौलीगंगा, नंदाकिनी, ये क्या है? सारी की सारी आपकी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज हैं। देवप्रयाग के बाद क्या होता है आपका? गंगा नाम से हम जानने लगते हैं भागीरथी रिवर को ही एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप अब ये क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी और अच्छे से इसको याद भी रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, कॉन्फ्लुएंस जो होता है ना इन दोनों रिवर्स का, दो दो रिवर मिल रही हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। अच्छा यार आजकल ना ये पैसेज फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, मैं ना आपको थोड़ा सा एक बार फिगर दिखाता हूँ, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी अच्छे से आएगी। देखो क्या होता है ना, अपने 4 धाम है, ये सपोज करो यहाँ पे एक बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है और फिर आपका यमुनोत्री है, ठीक है। ये है यमुनोत्री, यमुनोत्री, ये है गंगोत्री और आपका यहाँ पे पड़ता है ये केदारनाथ, केदारनाथ और ये है आपका बद्रीनाथ, ठीक है। ये क्या है आपका? बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ से यहाँ पे क्या होता है कि ये बद्रीनाथ में एक सप्तोपंथ करके लेक है, सप्तोपंथ लेक, सप्तोपंथ लेक, यहाँ से निकलती है आपकी रिवर अलकनंदा, ठीक है। ये अलकनंदा है, ठीक है, यहाँ से अलकनंदा निकली हुई है, ये ऐसे जा रही है। देन क्या होता है आपको? सबसे पहले आके मिलती है धौली गंगा, ठीक है। इस जगह यहाँ पे आके मिल गई धौली गंगा, धौली गंगा जहाँ पे मिली उसको हमने क्या बोल दिया? विष्णु प्रयाग बन गया ये, ठीक है। अब ये रिवर अपनी आगे चल रही है अलकनंदा ही, यहाँ पे आपका क्या होगा आगे चल के? यहाँ पे अब आपको ये नंदाकिनी मिल जाएगी, ठीक है। नंदाकिनी मिल गई तो ये क्या बन गया? नंद प्रयाग बन गया, ठीक है, नंद प्रयाग हो गया। अब इसके आगे क्या होगा आपका? थोड़ा सा ही आगे चल के पिंडार गंगा मिलती है, पिंडार नाम है रिवर का, पिंडार गंगा भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका जब पिंडार गंगा मिल गई तो क्या बन गया? कर्ण प्रयाग बन गया। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद क्या होता है? यहाँ पे केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, ठीक है ना। यहाँ पे केदारनाथ से, ये नाम लिखे हुए एक बार देखना, ऐसे आती है ये रिवर, ऐसे ऐसे आके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। देखना कहाँ से आ रही है, केदारनाथ से कौन सी आती है? मंदाकिनी रिवर आती है।
मंदाकिनी रिवर कहाँ से आती है? क्वेश्चन ना सारे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इतना डायग्राम में बता रहा हूँ। और ये आजकल पैसेज फॉर्म में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। मंदाकिनी कहाँ से? केदारनाथ से निकल के आ रही है, यहाँ पे मिल गई। जहाँ मंदाकिनी मिलती है उसे क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रुद्रप्रयाग। जब ये सारी रिवर्स मिल जाती हैं तब लास्ट में आके यहाँ पे गंगोत्री से कौन सी आ रही है रिवर? अपनी भागीरथी ऐसे आती है। और ये भागीरथी जहाँ पे मिल जाती है, इसके आगे जो भी अब रिवर आएगी वो कौन सी होगी? गंगा। इसके आगे हम बोलते हैं गंगा रिवर है। और जहाँ पे ये मिलती है उसे क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा हो गया ये? देवप्रयाग हो गया। अब क्या है, ये गंगा रिवर सीधी निकल गई। और इधर से यहाँ से यमुनोत्री से क्या होता है? ये यमुना रिवर निकलती है। अब ये यमुना रिवर निकली चली जा रही है, गंगा रिवर निकली चली जा रही है, जहाँ पे ये दोनों आगे चल के मिलेंगे। सपोज करो ये दोनों आके यहाँ आगे मिले। अब ये कौन सा प्लेस है? अपना प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज जहाँ पे बोलते हैं ना गंगा यमुना और आपकी सरस्वती रिवर मिलती हैं, उसे प्रयागराज बोलते हैं। और प्रयाग पे आपका बेसिकली आके मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखना कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकली, क्या क्या रिवर बनी, कहाँ पे कौन सा प्रयाग बना, याद रहेगा, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, अब देखो। अच्छा, एक बात और याद रखोगे क्या? ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। बेसिकली ये मैंने क्या बताया, विष्णु प्रयाग पे कौन सी रिवर आ रही है? ये आपकी धौली गंगा आ रही है ना। कौन सी है? धौली गंगा। ये उत्तराखंड के सबसे बड़े ग्लेशियर लेक से निकलती है, जिसका नाम है वसुधारा ताल। ठीक है, वसुधारा ताल। तो वसुधारा ताल क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर लेक है और इसी से निकलती है धौली गंगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपकी अलकनंदा की। अब यार ये हो गया रिवर गंगा की लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पता होना चाहिए आपको कि गंगा रिवर की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन से? जैसे गंगा ये आ रही है ना, तो लेफ्ट कौन सी आ रही है और राइट कौन सी आ रही है? लेफ्ट वाली और राइट वाली। तो याद रखना, सबसे पहले तो यमुना रिवर जो है वो आपकी राइट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यानी कि आप देख रहे हो राइट साइड से आती है ये। ठीक है, गंगा रिवर के लिए। और सॉरी, ये यार मैंने अपनी साइड से लिख दिया। ये एक्चुअली में देखो, गंगा की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? वो डायरेक्शन गंगा की इस तरफ है, तो गंगा का राइट क्या होगा? ये होगा, और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब देखो, यमुना जो आ रही है वो यमुनोत्री से निकल के इसकी यहाँ पे बन गई राइट ट्रिब्यूटरी, यमुना हो गया। देन यहाँ पे अपना चंबल हो जाएगा। ठीक है, यमुना के बाद क्या आ गया? चंबल हो गया। देन केन हो जाएगी। ठीक है, चंबल केन हो गया। देन बेतवा रिवर जो है वो हो जाएगी। और आपकी कौन सी रह गई अब? सोन हो जाएगा और दामोदर, है ना। ये जो है मेन राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की। और अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे अपना सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंडक। गंडक रिवर को ही लेकर के 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये तो याद रखना ही रखना है कि गंडक रिवर जो है वो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर अपना यहाँ पे रामगंगा हो जाएगी। ठीक है, रामगंगा। देन गोमती रिवर हो जाती है। ठीक है, लखनऊ में गोमती मिलती है। इसके बाद घाघरा हो जाएगा। ठीक है, घाघरा। फिर ये कोसी रिवर। कोसी रिवर पता है ना, इसे बिहार का सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है कोसी रिवर को, सौरो ऑफ बिहार। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है और उसको बिहार का सौरो बोला जाता है? तो इट इज़ कोसी रिवर, है ना। और एक महानंदा, है ना, महानंदा। तो ये जो है आपकी मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। इनको याद रखना ही रखना है, एनी हाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन रिवर्स को लेके कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो खैर यार, अब अगले वाले क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपने पास, तो आई थिंक ज़्यादा ही आगे आ गए हम करते करते क्वेश्चंस को। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2022। ये एक्चुअली जन 2022 में ये अनाउंसमेंट आई थी कि आपका कौन सा इंडियन बिजनेस है जो कि वीवो को रिप्लेस करेगा आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर से। तो ये आपका टाटा ग्रुप है, पता होना चाहिए। अगले 2 साल के लिए इसने इसको रिप्लेस किया। आपको पता होगा गलवान वैली में जब 2020 में वो इशू हुआ था फेस ऑफ का, तब से यहाँ पे काफ़ी वो चल रहा था कि वीवो को हटाओ यहाँ से, अब हम किसी चाइनीज़ कंपनी को आईपीएल का स्पॉन्सरशिप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब टाटा ग्रुप ने ली है, तो अच्छी बात है, ये तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, और करंट अफेयर क्वेश्चन है, वो काफ़ी हॉट न्यूज़ में रहेगा, अभी कई एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ये आईपीएल वाला, अभी आईपीएल स्टार्ट हो रहे हैं तो ये कॉन्टीन्यूसली आएगा।
खैर, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन टेस्टिंग किट दैट कैन डिफरेंशिएट द ओमिक्रॉन स्ट्रेन ऑफ द नोवल कोरोना वायरस फ्रॉम द डेल्टा, अल्फा एंड द अदर वेरिएंट। तो बेसिकली आपका एक इंडियन किट यहाँ पे बनाई गई है जो कि आपका डिफरेंशिएट करेगी कि कौन सा वायरस आपका ओमिक्रॉन है, कौन सा कोरोना वायरस ओमिक्रॉन है, कौन सा डेल्टा है, कौन सा अल्फा है। विद इन 4 आवर आपको ये डिफरेंशिएट करके बता देगी। तो उस कोविड किट का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये आना बिल्कुल आपका अभी देखो कुछ टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जनवरी 2022 के करंट अफेयर का है एक तो, और ये इसमें डिफरेंशिएट्स विद इन 4 आवर करके दे रहा है। इंडिया में ही डेवलप किया गया, नाम है ओमिश्योर। किसने डेवलप करा? तो टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, और इसके साथ में पार्टनरशिप थी किसकी? आईसीएमआर की, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर प्लस टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक्स ने ओमिश्योर को डेवलप किया, जो कि विद इन 4 आवर ओमिक्रॉन, अल्फा, डेल्टा को यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बता देगा, ठीक है। अब कोई भूलने वाली बात है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है? अब देखो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से देखना। अब यार ये जो है, आपने हो सकता है बहुत से बच्चों ने सुना हो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ और एड हॉक कमिटीज़ क्या क्या होती हैं, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं, दैट मीन्स अच्छा खासी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटी में भी, क्योंकि पहले क्वेश्चंस यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स में आते थे, स्टैंडिंग कमेटी या आपका एड हॉक कमेटी होगी। अब समझना इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि पार्लियामेंट में कुछ स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। क्या होता है? स्टैंडिंग नहीं, कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं। अब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ दो टाइप की होती हैं। एक कैसी होती है? आपकी स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। एक क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी होती है, और एक होती है आपकी एड हॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी है वो परमानेंट नेचर की होती है, यानी कि इसे आप डिसॉल्व नहीं होती है, मतलब परमानेंटली रहती है। एड हॉक कमिटीज़ जो होती हैं वो आपकी परमानेंट नहीं होती, ठीक है। ये नॉन परमानेंट कमिटीज़ होती हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये याद रखना है। अब इसके बारे में आर्टिकल किस में बताया गया? तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 118 के भी फर्स्ट वाले पैरा में बताया गया है कि आपका दो टाइप की पार्लियामेंट्री कमिटीज़ फॉर्म होंगी, एक स्टैंडिंग और एक एड हॉक कमेटी। अब स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं, इसमें आपके पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं, यानी कि इसमें राज्यसभा, बोथ हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर होंगे, ये भी करेक्ट है। और ये क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं, रेगुलर कमिटीज़ होती हैं, जो कि टाइम टू टाइम आपकी फॉर्म की जाती हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गलत क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा, है ना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। अब अगेन इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अरे यार, यहीं पे हमने गंगा रिवर के बारे में समझा था। देखो ये क्या होता है कि आपका, अरे यार देखो, इंडिया में अभी अगर हम स्टैंडिंग कमिटीज़ की बात करें तो टोटल 6 टाइप की स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं और 2 टाइप की एड हॉक कमिटीज़ हैं। याद रखना, स्टैंडिंग कमेटी कितनी है? 6 है। एड हॉक कमेटी आपकी है 2। क्लियर है इतनी सी बात छोटी? और इन 6 कमेटी के यार नाम बताऊं कि नहीं बताऊं? देखो ये क्या होता है ना, 6 कमेटी में यार एक फाइनेंस वाली होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंस मैम, क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के अंदर भी जो है आपका 3 कैटेगरीज होती हैं इन फाइनेंशियल कमिटीज़ की, ठीक है। अब क्या हुआ, मेन 6 हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ के अंदर कुछ कुछ मिला के ये टोटल 24 हो जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट कितने हैं, 6 है, लेकिन अगर टोटल पूछ लिया जाए कि टोटल आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ कितनी है, कौन सी? डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल यानी कि सेकंड टाइप में आ जाती है। ये 3 अलग हैं, फिर आपका सेकंड वाली में 24 होती हैं, फिर ऐसी तीसरे वाली में कुछ और होती हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंटल अगर पूछ लिया जाए तो 24 है। फाइनेंशियल वाली 3 होती हैं। बस इतना आपको ही पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें याद रख लो। और एड हॉक तो 2 ही होती हैं, तो उनके बारे में आपसे पूछ सकता है क्या क्या नाम है। तो एड हॉक में 2 में से एक का नाम होता है इंक्वायरी, एक होती है इंक्वायरी कमिटीज़ और दूसरी होती हैं आपकी एडवाइजरी कमिटीज़, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में रख ही सकते हो। एड हॉक 2 होती हैं, एक होती है इंक्वायरी टाइप की, एक होती है एडवाइजरी टाइप की कमिटीज़, ठीक। तो बस यार इसमें इतनी चीज़ें याद रखो। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से।
और यही है अगला क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WHO। अब देखो यार, क्वेश्चन कितने अंदर जाके ये लोग पूछ रहे हैं। WHO इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा तो ये WHO की यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडी के बारे में बात करने लगे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा लिए जाते हैं, याद रखना। कई बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टर जनरल को टिक करके आ जाते हैं इसमें, है ना, तुक्का मार के। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इनकी होती है हर साल मई के महीने में। कहाँ पे होती है? ये जिनेवा में होती है। और फिर यहाँ पे जो भी इसकी गवर्नेंस को लेके डिसीजन है या कोई भी डिसीजन लेना है ना WHO के बारे में, तो वो लेती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, किसका पार्ट होती है? ये WHO का ही पार्ट होती है। अब हो सकता है आपसे अगली बार क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है इसको यहाँ पे एडवाइजर्स कौन देता है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ना, इसमें होते हैं 34 मेंबर, 34 मेंबर्स, जो कि यहाँ पे अपनी अपनी एडवाइस देते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को। फिर वो अपना फाइनल डिसीजन निकाल के देती है। ठीक है, यानी कि इनका काम क्या होता है, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ना उसको असिस्ट करो। इसकी डिसीजन या पॉलिसीज ने कुछ दे दी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने, तो उसको रेगुलेट करवाना, इस काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सब काम किसका है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड का है। क्लियर है? अब यार WHO की बात चल रही है, सबसे पहले तो ये बता दो इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है। तो ये सबको पता होगा, यही आते थे उसमें बार बार अपनी शक्ल लेके, टेड्रोस अधैनोम। इनकी तो मुझे शक्ल भी इस तरीके से याद हो चुकी है ना, उस टाइम पे कोरोना वायरस में यही आके हर बार उल्टी सीधी चीज़ें बोल के जाते थे। तो अधैनम जो है ये है। और ये कहाँ के हैं? तो इथोपिया के हैं ये। ठीक है, इथोपिया। अब इथोपिया पता है ना, इथोपिया के ही जो प्रेसिडेंट थे कि PM थे, उनको वो मिला था नोबेल प्राइज़ पीस का। ठीक है, तो याद रखना ये इथोपिया काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेड्रोस अधानुम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना इथोपिया से करते हैं। WHO से यार देख रहे हो डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगेन ये मार्च में जो आपका पेपर हुआ है उसका ही ये क्वेश्चन है। तो खैर, अब WHO आपका अगर पूछ लिया जाए कि फाउंड कौन से ईयर में हुआ, तो बता दोगे क्या? 1948 में हुआ था, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ेगी। और DG इसके मैंने बता ही दिए। हेडक्वार्टर्स अगर पूछ ले तो कहाँ बताओगे? जिनेवा में बताओगे। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई डाउट अब होना नहीं चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी बातें अब मैंने समझाई दी कि क्या एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम है, 34 मेंबर होते हैं, इससे ज़्यादा भी याद नहीं रखना। अगले क्वेश्चन को देखो। तो देखो यार, अब इसमें भी देखो WTO से इन्होंने कैसा क्वेश्चन पूछा है। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन कैसा पूछा है कि कौन सी कंट्री को यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइडेड है। यानी कि ये नहीं पूछा कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके DG का नाम क्या है, या फिर इसको कब फाउंड किया गया। क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ चीज़ों को, जितनी बातें बता रहा हूँ ना उनको तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है ना। तो यहाँ पर आपका एक तो भूटान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी पड़ोसी सीमा का है। भूटान क्या है? इसको ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइडेड है। लेकिन अगर हम WTO की बात करें तो इसमें 164 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं। तो पूरे के नाम तो याद नहीं रख पाओगे, जो जो बता रहा हूँ वो याद रख लेना बस। और यहाँ पे 25 जो है वो अपने ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं या फिर ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं WTO के। इसमें 3 के नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। एक तो भूटान, क्योंकि ये अपना एशिया में पड़ता है, इंडिया का पड़ोसी है। दूसरा यहाँ पे एक है आपका इथोपिया। ठीक है, इथोपिया के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बताया। तीसरा है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान क्यों याद रखना है? तुर्कमेनिस्तान क्योंकि इसको सबसे रिसेंटली 2020 में ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, इसको याद रखना। 2020 में इसको रिसेंटली स्टेटस मिला है ऑब्जर्वर का। नाउ इंडिया कब यहाँ पे मेंबर बना है इसका, तो याद रखना इंडिया जो है, इंडिया WTO का परमानेंट मेंबर बना है 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया है, इंडिया से रिलेटेड है, या फिर ये करंट में आया है, 2020 में आया। तो ये चीज़ें इसलिए याद रखने वाली होती हैं। अब इसके ये तो आपको सब पता ही होगा। WTO के हेडक्वार्टर कहाँ पे? अगेन ये आपके जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इसके फाउंडेशन को लेके भी यार कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार ये देखो, पहले WTO नहीं था, पहले क्या था? गैट था। ठीक है, ये गैट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। गैट का फुल फॉर्म एक तो पता होना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन, क्या होता था ये पहले? बेसिकली जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स। ट्रेड्स एंड टैरिफ्स, ये मैंने आपको बेसिकली, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था ना ग्लोबलाइजेशन, तब मैंने ये बता रखा है गैट के बारे में, WTO के बारे में कैसे फॉर्म हुआ। खैर, ये आपका 1948 में फॉर्म हुआ था गैट। लेकिन फिर क्या हुआ 1995 में, 1995 1 जनवरी में, ठीक है, 1 जनवरी 1995 में इसको बदल करके और इसमें आपका एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, जिसका क्या नाम दिया गया? इसके ऑपरेशंस जब आपके चालू हो गए WTO के अंडर, तब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया और इसी फाउंड होते ही इसका मेंबर बन गया था इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। नाउ इसके DG का नाम क्या है? तो DG का नाम इसके थोड़ा सा यार देखो क्या है इनका, गोजी
गोजी ओकोंजो करके हैं, गोजी ओकोंजो आईवीएला, ठीक है ना, आईवीएला, ये इनका नाम है, याद रख लेना इनके डीजी का नाम। और क्या याद रखोगे यार, इसमें जो लैंग्वेजेस चलती हैं आपका डब्ल्यूटीओ में, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी, एक तो इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। वैसे मेजरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसमें आपको इंग्लिश और फ्रेंच ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। अच्छा यार, ये याद रखना कि ये जो गोजी ओकोंजो इवियाला हैं, ये लेडी हैं एक तो, और दूसरी बात ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। इनकी ये देश पूछा जा सकता है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, नाइजीरिया से। अब क्या याद रखोगे और डब्ल्यूटीओ के बारे में, चलो ये और याद रख लो। मैंने बताया 164 मेंबर कंट्रीज हैं, तो एक चीज़ ये याद रखना, 160 तो जो है वो यूएन कंट्रीज हैं, यानी कि 160 ऐसी कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। बाकी 4 कंट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो पहला यूरोपियन यूनियन हो जाता है इसमें, ठीक है, यूरोपियन यूनियन पता है, ईयू करके लिख देता हूँ इसको मैं। फिर आपका हो जाता है ये ताइवान, ताइवान पता है ना, ताइवान हो गया। देन आपका यहाँ पे हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, और एक आपका वो क्या बोलते हैं, मकाऊ, ठीक है। तो ये हो गया मकाऊ। ये 4 जो है ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यूएन का मेंबरशिप नहीं है इनके पास, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये डब्ल्यूटीओ का पार्ट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने ये भी आपको अलग से लिखा दिया। अब इसमें कोई डब्ल्यूटीओ से बाहर क्वेश्चन जाने नहीं वाला, तो बस इतना याद रख लो, दैट्स इट, डब्ल्यूटीओ आपका खत्म होता है। तो बस यार, आज के सेशन को भी यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा रिकॉर्ड कर ही दिया, अब क्या ही है, बढ़िया आराम से देखो और चीज़ों को, जो जितनी भी चीज़ें बताई है ना, देखो कितना कितना डाइवर्स एरिया यहाँ पे आपका कवर हुआ है ना। तो इस चीज़ों की थोड़ी वैल्यू करो, बहुत मेहनत लगती है, चुपचाप से पढ़ लेना। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया वो गलत करके आए, तो वहीं आके घर के ऊपर उल्टा लटकाऊंगा, आई बात समझ में, पढ़ लो अच्छे से। अब एंड करूंगा सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।